हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, एरिस्टोटल फैलेसी क्या होता है, ये सब, एंड फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप क्या होते हैं, यूनिट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वो उसके आगे जो टॉपिक था। तो उसके आगे एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो आज हम लोग इम्पल्स का डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इम्पल्स क्या होता है समझते हैं, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग हमारी जो रहेगी वो क्या रहेगी, इम्पल्स। सो देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, तो अगर कोई भी फोर्स, ठीक है ना, कोई लार्ज फोर्स एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट पे एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इम्पल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स इज नथिंग बट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, राइट। तो जो इम्पल्स होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, राइट। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, इफ अ लार्ज फोर्स, ठीक है ना, या व्हेन अ लार्ज फोर्स, व्हेन a large force is applied on any object, on any object for a short time interval, then product of force and time is called impulse, right। ओके, इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं, या इम्पल्स और क्या होता है और क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स इज नथिंग बट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो इम्पल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, राइट। फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना चाहें तो इम्पल्स की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, बोलिए। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लार्ज फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटू, ठीक है ना। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है इसको आगे समझ सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। इम्पल्स इज व्हाट, इम्पल्स इज नथिंग बट द लार्ज फोर्स इनटू टाइम, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इज सेड टू बी व्हाट, इम्पल्स, राइट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। जैसे यहां समझ सकते हैं, राइट। तो यहां जो होगा इम्पल्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इसके डिफरेंट फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, राइट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अगर एसआई यूनिट की हम लोग बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये न्यूटन है और ये क्या हो गया, सेकेंड। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लिख ही सकते हैं। अगर यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। इम्पल्स का फोर्स का क्या होता है, एम एल टी रेस टू माइनस टू होता है। तो एक और टी यहाँ पे हो गया, तो मल्टीप्लाई करने के तो क्या हो जाएगा, एम एल टी रेस टू माइनस वन। अब इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इम्पल्स में जब हम पहला केस की बात करते हैं, अगर फर्स्ट केस की हम लोग बात करें तो फर्स्ट केस बहुत ही सिंपली आ सकता है। इम्पल्स को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ इंटू डी टी, राइट। और क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी। ये भी इंपल्स का ही फॉर्मूला है, राइट। अब यहां अगर हम केस वन की बात करें, केस वन की बात करते हैं, व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2, तो हम लोग इंपल्स को कैसे समझ सकते हैं उसको आगे फर्दर देखेंगे। इफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2, देन हाउ कैन वी फाइंड इंपल्स। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फॉर टाइम t1 टू t2, देन अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, अब सिंस यू नो डी आई इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ इंटू डी टी, ठीक है ना। डी आई इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, एफ इंटू डी टी। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द थिंग्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डी टी फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 से लेकर के t2 तक। तो यहां अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, I बन गया, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, t1 से t2 एफ डी टी हो गया, ओके। इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो एफ डी टी इज व्हाट, एफ डी टी इज नथिंग बट, एफ डी टी इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, डीपी। सिंस आपने पढ़ा है, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा है, dp बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, एफ होता है। तो dp को क्या लिख सकते हो, f इंटू डी टी। तो अगर ये है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp की वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर नोटिफाई करना चाहें तो क्या हो सकता है, अब यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p1 से लेकर के p2, और यहाँ क्या हो जाएगा dp। तो इट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, यानी चेंज इन मोमेंटम, ओके। और यही इसका फाइनल इक्वेशन होता है। कैसे ये हो गया, कैसे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम थ्योरेटिकली समझना चाहें तो यहां से आसानी से देख सकते हैं। कैसे, जैसे जो फोर्स होता है, फोर्स इज व्हाट, इंपैक्ट, इंपल्स इज व्हाट, इंपैक्ट ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ इंपैक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स आपने बोला इसको, किसको, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स नथिंग बट व्हाट, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या करता है, फोर्स इज व्हाट, फोर्स जो है मोमेंटम को लगातार चेंज करता है, राइट। अगर फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है तो चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ना। अगर t1 से t2 तक के टाइम के लिए हम लोग इंपैक्ट देखें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा p, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, इंपैक्ट। तो ये बहुत ही सिंपली आपको क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर रहेगा सभी को। केस नंबर 2, राइट। अगर हम लोग केस नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे सेकेंड केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2, अगर कोई एवरेज फोर्स, कोई लार्ज एवरेज फोर्स जो है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो इफ अ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स, इफ अ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इज अप्लाइड for a short time interval, then what will be happen, let us see and try to understand. So if a constant or average force is act on the body, right, if a constant or average force is acts on the body for time t1 to t2, for time t1 to t2, t1 to t2 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सिंस यू नो डी आई की वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट व्हाट, अगेन वही एफ। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम t1 से लेकर के t2, एफ एवरेज इंटू क्या हो गया, डी टी। अब फोर्स जो है कांस्टेंट हो गया, राइट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के फैक्टर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं, क्या चीज, इसको एक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, t1 से लेकर के t2, और यहाँ क्या हो गया, dt। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, इट इज नथिंग बट एफ एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। वाई डेल्टा टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, और t का जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t2 माइनस t1 आएगा, एंड t2 माइनस t1 इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन वही फिर से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एवरेज
इंटू क्या हो गया dt एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 से t2, फिर यहाँ p1 से क्या हो जाएगा p2 एंड दिस इज व्हाट dp, दिस इज नथिंग बट व्हाट p2 माइनस p1। सिंपल सी बात है I इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम। फिर से हम लोग इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, बोलिए दिस इज ऑल्सो द इम्पल्स इक्वेशन, कभी एवरेज फोर्स एंड डेल्टा टी के फॉर्म में दिया हो सकता है और P2 माइनस P1 या डेल्टा पी के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इम्पल्स इज नथिंग बट व्हाट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अगर कभी भी फोर्स का इम्पैक्ट आप देखेंगे तो वही क्या होता है, बोलिए इम्पल्स होता है। और आप जानते हैं फोर्स क्या करता है, फोर्स जो है मोमेंटम को चेंज करता है, दैट्स व्हाई चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाता है, इम्पल्स के इक्वल हो जाता है। ये बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं, राइट। अगला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो सिंपल सी बात है, व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉर अ लार्ज टाइम फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन बोलो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है इम्पल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अगला हेडिंग हम लोग जो देंगे वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझते हैं। सो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या हो जाएगा भैया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट वही मोमेंटम ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। यही क्या होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। डेल्टा पी के इक्वल कौन होता है, इम्पल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। सभी को क्लियर रहेगा भाई। अगला कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद आगे की चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो अगला कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है जरा समझते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, राइट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, देन मोमेंटम विल बी कंजर्व, राइट। तो स्टेटमेंट लिखना था, क्या हो जाएगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम विल बी जीरो, राइट, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। तो अगर स्टेटमेंट देना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ net external force on any system is zero. If net external force on any system is zero, then total linear momentum remains constant. इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट, तो उस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो अब जानते हैं अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है समझ सकते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है भैया बताइए,
बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू वॉट, dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वॉट, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। अब यहां पे क्या दिया है, सिंस F इज इक्वल टू क्या है, 0, अगर F 0 है दैट मीन्स dp बाई dt विल ऑल्सो भी क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा रहा होगा भाई, कांस्टेंट रहा होगा। कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज p विल बी व्हाट, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, p इज कांस्टेंट। अगर p कांस्टेंट हो गया इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, p इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p फाइनल लिख सकते हैं, राइट। यही क्या होता है बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, राइट। अगर ऐसा है भाई, ये तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि पी इनिशियल पी फाइनल, मान लो कोई सिस्टम है ना, तो किसी सिस्टम पे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो नेट मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉर अ सिस्टम, यहाँ समझते हैं, फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम, किसी सिस्टम में मान लो कितने पार्टिकल हैं, फॉर अ सिस्टम विच कंसिस्ट n number of particle, which consist n number of particle, right। तो उसके लिए जो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड लाइक दैट, प्लस क्या हो जाएगा pn, और ये क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट, यू नो, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ऐसा हो गया तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो अगर इसका चेंज ले लें, क्या फाइंड आउट कर लें, चेंज फाइंड आउट कर लें, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा pn। तो भैया अगर चेंज लेंगे तो चेंज हो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहां हमने क्या कंसीडर कर लिया है, चेंज इन मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। अगर यहां अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 प्लस डेल्टा p3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, राइट। अगर इस पार्टिकल सिस्टम में 2 पार्टिकल हो, ठीक है ना, फॉर अ सिस्टम which consist 2 particles या 2 bodies, ठीक है ना। 2 बॉडी के लिए क्या हो सकता है, सिंपल है, p1 प्लस p2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर p1 प्लस p2 कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर चेंज फाइंड करें, क्या फाइंड करें, चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा p1 प्लस p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बोल भैया, कांस्टेंट। हाँ, चेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, चेंज तो 0 हो जाएगा, यस। तो इसका मतलब डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा p2। इन सभी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई और नीट में बनते हैं, दैट्स व्हाई आप सारे कॉन्सेप्ट आपको आराम से पढ़ना चाहिए, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो ये क्या हो गया पूरा कंसेप्ट, किसके लिए बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, नहीं क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। तो अगर फोर्स 0 हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट आप जानते हैं ना किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का। तो इसका मतलब क्या हो गया, p क्या होगा, कांस्टेंट होगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या हो गया, p इनिशियल क्या हो जाएगा, p फाइनल के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो कितने पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो भैया उन सभी मोमेंटम का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कोई चीज अगर कांस्टेंट है भाई वो क्या रहेगा, उसका चेंज 0 रहेगा। जैसे कोई बोले तुमको तुम में यार कोई बदलाव ही नहीं आया है, तो इसका मतलब चेंज इन योर्स विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा p1 डेल्टा p2 डेल्टा p3 सभी का एडिशन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो फॉर अ सिस्टम विच कंसिस्ट टू पार्टिकल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर रहेगा, राइट। अगर ऐसा हुआ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, डेल्टा यानी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा P2 हो जाएगा, राइट। तो आगे हम लोग जो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो दोनों नियम आपने पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम और रॉकेट प्रपोल्सन, जरा डिस्कस करते हैं। अगला कंसेप्ट उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जरा देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये हैं सभी न्यूटन के नियम्स। इस पे हम लोग अगले लेक्चर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। जो नीट के प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक से आया होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, वन बाय वन क्वेश्चन। अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगला हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लॉ ऑफ मोशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगर पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूटन के आपने दो नियम अभी तक पढ़ लिए हैं और बाकी इंपल्स वगैरह बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, न्यूटन का जो पहला नियम था आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। न्यूटन का पहला नियम क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स एंड सेकंड लॉ बोलिए ऑफ मोशन मेजर्स द फोर्स, राइट। तो अगर पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ defines force and second law measures the force। भाई सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, मैथमेटिकल इक्वेशन मिलता है। दैट मींस वी कैन से सेकेंड लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए फोर्स की वैल्यू को मीजर कर सकते हैं। ये हो गया इसका पहला पॉइंट, राइट। अगर दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें, इफ अ पार्टिकल्स, ठीक है ना, मूव्स यूनिफॉर्मली, अगर यहां हम लोग क्या बोलते हैं, इफ अ पार्टिकल या बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कैसा हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो जाए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलिए उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। इंप्लाइज भाई एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। अगर v कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। दैट इंप्लाइज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, m into a and that is also जीरो, राइट। इसका मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आती है भाई, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देन net external force on the object या पार्टिकल ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल विल बी जीरो। कभी जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए किसी भी बॉडी का तो उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट मींस इन द, बोलिए हम लोग थियोरेटिकली, राइट, या न्यूमेरिकली वी कैन से दैट न्यूटन के पहले नियम को प्रूफ कर देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है उस पर, जीरो लग रहा है, और यही तो डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूटन के पहले नियम का प्रूफ कर सकते हैं, किसके हेल्प से, दूसरे नियम के हेल्प से कर सकते हैं, राइट। ये उसका क्या हो गया, न्यूटन के पहले नियम का प्रूफ हो गया। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। और न्यूटन का पहला नियम तो यही था, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो या रेस्ट में हो, तब तक वो रेस्ट में रहेगा, जब